दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा ये तीसरा वीडियो रहने वाला है। डीआरडीओ की जो सीरीज चल रही है, जो कि क्वेश्चन की जो सीरीज हमने चालू की है मशीनिस्ट फिटर टर्नर के लिए, इसका जो है यह तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप वह वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। तो आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दे, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर दे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? लेथ ऑपरेशन नर्लिंग क्या है, यानी लेथ ऑपरेशन में जो नर्लिंग की जो क्रिया होती है, यानी नर्लिंग का जो ऑपरेशन होता है वह कौन सा ऑपरेशन होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों, अब आप यह भी बताइए कि मुझे इन क्वेश्चन को समझाने में आपको ऑप्शन बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। इस वीडियो में मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ, तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन स्मूथ कॉलर काटने का, दूसरा अंडर कटिंग का, स्क्रू कटिंग से पहले किया जाने का, हाथ से पकड़ने के लिए आमतौर पर सतह को खुरदरा करने का। यानी जो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हाथ से पकड़ने के लिए आमतौर पर सतह को खुरदरा करने का। यानी जो हाथ को ग्रिप मिलनी चाहिए, उसकी ग्रिप मिलने के लिए यह जो है हम नर्लिंग का ऑपरेशन करते हैं। हाफ नट किससे संबंधित है? मैंने आपको कल भी बताया था। हाफ नट किससे संबंधित है? जब हम थ्रेड कटिंग करते समय कैरेज को लॉक करते हैं, तब हाफ नट उसमें जो यूज़ होता है वह क्या होता है? लीड स्क्रू। यानी जो हाफ नट होता है वह कौन से ऑपरेशन से संबंधित है? लेथ मशीन से संबंधित है और थ्रेड कटिंग से संबंधित है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। लेथ बेड आमतौर पर किस मटेरियल से बनी होती है? कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय मटेरियल, स्ट्रक्चर स्टील। तो लेथ बेड जो है वह कास्ट आयरन से बनी होती है। जो लेथ के बेड होते हैं वह कास्ट आयरन से बनी होती है। ग्राइंडिंग करते हुए इस्तेमाल किए जाना चाहिए। जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तब हमें कौन से चश्मे पहनने चाहिए? डार्क ग्लास स्क्रीन, मास्क, सुरक्षा चश्मे और सूर्य चश्मे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है यह डार्क ग्लास स्क्रीन जो है यह वेल्डिंग करते समय यहाँ पर हम लगाते हैं। सूर्य चश्मे जब हम धूप में निकलते हैं तब यह पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा चश्मे ग्राइंडिंग करते समय हमें पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं वह हमारे आँखों को जो है ईजा या जख्म कर सकते हैं। इसलिए इनमें से कौन सी बिजली की आग का कारण बन सकता है? इनमें से कौन बिजली की आग का कारण बन सकता है? देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में भी आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए ये भी आपको समझना होगा। इनमें से कौन बिजली की आग का कारण बन सकता है? ढीले कनेक्शन, तारों की ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है यह बिजली की आग के कारण बन सकते हैं। एक सपाट चिजल की बॉडी किस आकार की होती है? एक सपाट चिजल की बॉडी, यानी जो चिजल होती है एक सपाट, उसका आकार क्या होता है? चतुर्भुज, स्क्वायर, षटकोण, अष्टकोण। तो यहाँ पर जो है एक सपाट चिजल की बॉडी का आकार जो है वह अष्टकोण होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। एक मिलिंग मशीन में आर्बर का उपयोग क्या पकड़ने के लिए किया जाता है? जो हमारी मिलिंग मशीन होती है उसमें आर्बर का जो उपयोग है वह क्या पकड़ने के लिए किया जाता है? कटिंग टूल, स्पिंडल, मेन ड्रिल और सेंटर। तो यहाँ पर जो है एक मिलिंग मशीन में आर्बर का जो उपयोग है वह कटिंग टूल पकड़ने के लिए किया जाता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक 100 मिलीमीटर व्यास पर, एक 100 मिलीमीटर व्यास जॉब पर 5 मिलीमीटर लंबाई तक 5 डिग्री मिलीमीटर, यानी 5 डिग्री में मिलीमीटर टेपर बनाना है। किस टेपर टर्निंग विधि का उपयोग किया जाना चाहिए?
यानी कौन से टेपर टर्निंग मेथड से हमें जो है यह ऑपरेशन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। यह जो है हमारा 100 मिलीमीटर का एक जॉब है, 100 मिलीमीटर डायमीटर। इसका जो डायमीटर है यह कितना है, 100 मिलीमीटर है। उस पर जो है हमें क्या करना है, 5 मिलीमीटर लंबाई में, ये 5 मिलीमीटर लंबाई में क्या करना है, टेपर करना है 5 डिग्री में। ये आप समझिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। 5 मिलीमीटर टेपर काटना है, तो उसमें जो है हमें कौन सी विधि यानी कौन सी मेथड का जो है यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन से है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि, कंपाउंड रेस्ट विधि और फार्म टूल विधि। तो जो है हमें जो है फार्म टूल विधि का जो है उपयोग करना चाहिए। गियर्स कटिंग का सबसे तेज तरीका क्या है, यानी गियर्स कटिंग में जो सबसे फास्ट गियर कट करने का तरीका क्या है। ये मिलिंग, बी गियर शेपिंग, सी गियर हॉबिंग और डी सभी समान रूप से तेज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी गियर हॉबिंग। यह गियर कटिंग का सबसे तेज तरीका है, यानी गियर हॉबिंग की मदद से हम सबसे तेज जो है गियर कट कर सकते हैं। एक लेथ के बेड के ऊपर स्विंग व्यास, स्विंग डायमीटर ऑफ बेड की तुलना में बेड के ऊपर सेंटर की ऊंचाई क्या है। यानी क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक लेथ मशीन के बेड के ऊपर स्विंग व्यास, स्विंग डायमीटर ऑफ लेथ बेड की तुलना में बेड के ऊपर सेंटर की ऊंचाई क्या है। डबल है, आधी है, 1/4 है, 1/4 है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, आधी ऊंचाई। यानी जो स्विंग व्यास है उससे लेथ बेड की ऊपर जो सेंटर है उसकी ऊंचाई कितनी है, आधी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस आकृति को ध्यान से देखिए, नीचे चित्र में लेथ का एक चेंजिंग डायल दिखाया गया है। किस ऑपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी ये जो डायल यहाँ पर दिखाया गया है यह जो है यह किस ऑपरेशन में इसका जो उपयोग है वह किया जाता है। थ्रेड कटिंग, ड्रिलिंग, पार्टिंग ऑफ और टेपर टर्निंग। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, थ्रेड कटिंग में जो है इसका यूज किया जाता है। नीचे चित्र में लेथ मशीन का कोन पुली ड्राइव मैकेनिज्म दिखाया गया है। यह किसके लिए प्रदान किया जाता है। यह जो है यह लेथ मशीन का जो है वह कौन सा मैकेनिज्म है, कोन पुली ड्राइव मैकेनिज्म है। यह किसके लिए प्रदान किया जाता है, यानी कौन सा कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, स्पिंडल के घूमने की दिशा को उल्टा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, स्पिंडल स्पीड बदलने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, स्पिंडल स्पीड बदलने के लिए, यानी जो स्पिंडल की जो स्पीड होती है वह बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक स्लॉटर को क्या समझा जा सकता है। जो हमारी एक स्लॉटर मशीन है, जो हमारी स्लॉटिंग मशीन है जिस पर हम अलग अलग प्रकार के गियर काट सकते हैं, कीवे काट सकते हैं या स्लॉट कर सकते हैं, उसको क्या समझा जा सकता है, यानी कौन सी मशीन समझा जा सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन है वह कौन सा है, क्षैतिज शेपर यानी हॉरिजॉन्टल शेपर, वर्टिकल शेपर, सी वर्टिकल प्लेनर और डी जो है वर्टिकल यानी क्षैतिज प्लेनर। यहाँ पर जो है एक स्लॉटर को जो है वह वर्टिकल शेपर समझा जा सकता है। क्यों समझा जा सकता है, क्योंकि स्लॉटर में जो मैकेनिज़्म है वो जो आगे पीछे करने वाला जो मैकेनिज़्म है उसका जो रैम है उसका जो हम वर्टिकल जो है वह स्लॉटिंग मशीन में होता है, मैकेनिज़्म का यूज़ होता है, इसलिए हम उसे जो है वह एक स्लॉटर को वर्टिकल शेपर समझा जा सकता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्लेनर का बेड किस मटेरियल से बनाया जाता है? जो हमारी प्लेनर मशीन होती है उसका जो बेड है वह कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, कॉपर। जो एक प्लेनर है उसका जो बेड है वह कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन से बनाया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीन के बेस होते हैं और जो बेड होते हैं वह कास्ट आयरन से बने होते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्लेनर में प्रति कटिंग स्ट्रोक टूल द्वारा मूव होने वाली लेटरल दूरी यानी लेटरल डिस्टेंस क्रॉस रेल पर क्या कहलाती है? एक प्लेनर में प्रति कटिंग स्ट्रोक टूल द्वारा मूव होने वाली लेटरल दूरी क्रॉस रेल पर क्या कहलाती है? स्पीड, ड्रिफ्ट, फीड, कट की गहराई। तो यहाँ पर जो है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है फीड। लेथ पर चक माउंट करते समय क्या किया जाना चाहिए ताकि बेड को नुकसान से बचाया जा सके? दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, पिछली वीडियो में मेरे से एक गलती हो गई। और क्या गलती है? यह जो है मैं इसका जो गलत उच्चार कर रहा था, ये जो बॉन्ड था मैं इसको ब्रांड कहा था, यानी जो विट्रीफाइड बॉन्ड जो होती है अलग अलग रेजिनाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को मैं ब्रांड कहा गया है मेरी तरफ से, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि इसका जो उच्चार है मैं सही नहीं कर पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेथ पर माउंट करते समय क्या किया जाना चाहिए ताकि बेड को नुकसान से बचाया जा सके? चक माउंट करते समय किसी की मदद ले, चक को एक स्क्रू जैक से सपोर्ट करें, चक को एक हैंड क्रेन से लिफ्ट करें, गाइड वेज पर लकड़ी का एक टुकड़ा रखें। तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जो है लेथ पर चक माउंट करते समय जो है बेड को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, इसलिए जो है हमें गाइड वेज पर एक लकड़ी का जो है वह टुकड़ा रखना चाहिए। इससे जो है वह बेड का जो है नुकसान से उसे बचाया जा सकता है। लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह को क्या किया होता है? लेथ का जो बेड की जो स्लाइडिंग सतह होती है उसको जो है क्या किया जाता है? तो उसको किया जाता है फ्लेम हार्डेंड। और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो हमारा लेथ मशीन का बेड होता है उसके ऊपर जो स्लाइडिंग की जो होती है, जो स्लाइडिंग सतह होती है उसको जो है वह फ्लेम हार्डन्ड किया होता है। एक लेथ पर कट की गहराई कैसे दी जाती है? एक लेथ पर कट की गहराई कैसे दी जाती है? कंपाउंड स्लाइड को मूव करके, टॉप स्लाइड को मूव करके, टूल पोस्ट को एडजस्ट करके, क्रॉस स्लाइड को मूव करके। जो एक लेथ मशीन होती है उस पर कट की जो गहराई है, कट की जो डेप्थ है वह कैसे दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? क्रॉस स्लाइड को मूव करके। एक लेथ में क्रॉस स्लाइड कैसे मूव करता है? एक लेथ मशीन में क्रॉस स्लाइड कैसे मूव करता है? रोटेशन के अक्ष के समान, रोटेशन के अक्ष के एक कोण पर, रोटेशन के अक्ष पर लंबवत, या तो ये या बी। तो दोस्तों एक लेथ में जो क्रॉस स्लाइड है वह मूव जो करता है वह कैसे मूव करता है? रोटेशन के अक्ष पर लंबवत मूव करता है वह। लाइव सेंटर के नोज का इंक्लूडेड कोण कितना है? लाइव सेंटर के नोज का इंक्लूडेड कोण कितना है? तो वह कोण है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है हमारा सही है। एक 3 जॉ चक का साइज कैसे निर्दिष्ट किया जा सकता है? यानी एक जो 3 जॉ चक होता है हमारा, उसे यूनिवर्सल चक के नाम से भी हम जानते हैं। तो उसको जो है उसका जो साइज़ है
वह कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कैसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक जबड़े के साइज द्वारा, प्रत्येक जबड़े की मोटाई द्वारा, चक की बॉडी के व्यास द्वारा, चक की बॉडी की चौड़ाई द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही जो आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, चक की बॉडी के व्यास द्वारा। चक की बॉडी के व्यास द्वारा एक 3 जॉ चक का जो साइज है वह चक की बॉडी के व्यास द्वारा जो है वह निर्दिष्ट किया जाता है। एक फेस प्लेट का उपयोग क्या टर्न करने के लिए किया जाता है? जो हमारी एक फेस प्लेट होती है उसका जो उपयोग है क्या टर्न करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। नियमित रूप वाले आकार की जॉब्स के लिए, अनियमित रूप वाले आकार की जॉब्स के लिए, फ्लैट जॉब के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक फ्लैश प्लेट का उपयोग जो है क्या टर्न करने के लिए, यानी अनियमित रूप वाले आकार की जॉब्स के लिए यहाँ पर जो है हम फेस प्लेट का जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठोस मिलिंग कटर्स को किस से मैन्युफैक्चर किया जाता है? ठोस मिलिंग कटर होते हैं उसको जो है कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? सीमेंटेड कार्बाइड, HSS, सिरेमिक, सेलाइट। तो इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, HSS, हाई स्पीड स्टील। जो ठोस मिलिंग कटर होते हैं वह हाई स्पीड स्टील के मटेरियल से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एक प्लेन मिलिंग मशीन में आर्बर पर माउंट किए रोटेटिंग कटर के विरुद्ध टेबल को किस दिशा में मूव किया जा सकता है? वर्टिकली, लॉन्गिट्यूडनली, क्रॉस वाइज और डी जो है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो एक प्लेन मिलिंग मशीन में जो आर्बर पर माउंट किए हुए रोटेटिंग कटर, यानी जो घूमने वाले जो कटर होते हैं, कटर के विरुद्ध टेबल को किस दिशा में मूव किया जा सकता है? यानी टेबल जो कटर घूम रहे हैं उनके विरुद्ध टेबल को किस दिशा में मूव किया जा सकता है? वर्टिकली भी किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनली भी किया जा सकता है और क्रॉसवाइज भी यहाँ पर जो है उसको किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। ये चित्र में दिखाया गया कटर किस प्रकार का है? यानी ये जो मिलिंग कटर है यह किस प्रकार का है? इस कटर का नाम क्या है? मैंने बार बार इसका आंसर बताया है, इस बार मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइए और इस बात पर एक लाइक भी वीडियो को करना ना भूलें। जो आप यह क्वेश्चन देख रहे हैं यह बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और बदले में मैं सिर्फ एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो मांग रहा हूँ, आपसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहा। तो प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि यह फ्री में है और आपसे कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए इसकी वैल्यू बहुत है।